हेलो मेरी फिल्मी ऑडियंस। आज जो आप कहानी सुनने वाले हैं उसका नाम है अ शाइन ऑफ रेनबोज। तो चलिए सुनते हैं एक छोटे से बच्चे की कहानी। कहानी शुरू होती है साल 1960 से, एक अनाथालय से। यहाँ हम मिलते हैं एक छोटे और शांत लड़के से जिसका नाम है थॉमस। तो यही है हमारे कहानी के मेन लीड, जो बाकी बच्चों से बिल्कुल अलग है। जहाँ दूसरे बच्चे शोर मचाते हैं, खेलते हैं, हंसते हैं, वही थॉमस चुपचाप एक कोने में बैठा रहता है। उसे बोलने में भी थोड़ी सी दिक्कत होती है। वो हल्का सा हकलाता है, इसलिए वह और भी कम बोलता है। एक दिन सारे बच्चे खेल रहे थे और थॉमस अपनी नोटबुक में कुछ ड्रॉ कर रहा था। तभी उसकी नज़र खिड़की पर जाती है जहाँ एक कबूतर फंसा हुआ था। बिना सोचे समझे वह तुरंत उठता है और धीरे से उस कबूतर को आजाद कर देता है। कबूतर उड़ जाता है, लेकिन बाकी बच्चे खुश नहीं होते। वे थॉमस पर चिल्लाते हैं, तूने उसे कबूतर को क्यों उड़ाया? सारे बच्चे उसे डरपोक कहकर चिढ़ाते हैं। उसकी बनाई हुई ड्राइंग भी फाड़ देते हैं, जिस वजह से थॉमस रोने लगता है। रोते रोते थॉमस को अचानक महसूस होता है जैसे कोई उसे देख रहा है। वो खिड़की की तरफ जाता है, पर वहाँ कुछ नहीं होता। तभी एक आदमी आता है और कहता है, थॉमस, कोई तुमसे मिलने आया है, चलो। थॉमस ऑफिस की तरफ जाता है। असल में थॉमस इस अनाथालय में रहता है और आज कोई उसे गोद लेने आया है। ऑफिस में एक महिला बैठी होती है जिसका नाम मैरी होता है। थॉमस के अंदर आते ही वो स्माइल करती है। वो कई दिनों से यहाँ आ रही थी और दूर से थॉमस को देखती रहती थी। उसे थॉमस काफ़ी अच्छा लगता है, इसलिए वो फैसला करती है कि थॉमस ही उसका बेटा बनेगा। मैरी उससे सवाल पूछती है, क्या तुमने कभी आइलैंड देखा है? वो कहता है, नहीं। थॉमस थोड़ा सा कंफ्यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे मैरी का बिहेवियर अच्छा लगने लगता है। मैरी उससे प्यार से बात करती है और सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के बाद मैरी उसे अपने साथ ले जाती है। दोनों एक नाव में बैठते हैं। थॉमस अब भी चुप होता है। वो चारों तरफ का खूबसूरत नज़ारा देखने लगता है। वो समुद्र की लहरों को महसूस करता है और धीरे धीरे एक नई दुनिया की ओर बढ़ता है। मैरी उसे बताती है कि वे एक आइलैंड पर जा रहे हैं, एक ऐसी जगह जहाँ चारों तरफ समुद्र है, जहाँ प्रकृति है, शांति है और हमारी छोटी सी फैमिली तुम्हारा इंतजार कर रही है। जब वे आइलैंड के पास पहुँचते हैं तो थॉमस की आंखें खुली रह जाती है। हर तरफ हरियाली, नीला आसमान और समुद्र की आवाज, जैसे कोई सपना हो। रास्ते में मैरी उसे कुछ ऊंची चट्टानें दिखाती है और एक कहानी भी सुनाती है कि यह कभी राजा थे जो पत्थर बन गए। लोग कहते हैं कि यहाँ खड़े होकर जो भी विश मांगो वो पूरी होती है। थॉमस चुपचाप सुनता है, लेकिन कुछ नहीं कहता। थोड़ी देर बाद वे घर पहुँचते हैं जहाँ मैरी का पति एलेक उनका इंतजार कर रहा होता है। लेकिन एलेक का व्यवहार उतना गर्मजोशी भरा नहीं होता। वह थॉमस को देखता है, लेकिन ना जाने उतना खुश नहीं दिखता। थॉमस भी उससे डर जाता है, हाथ मिलाने में भी हिचकिचाता है। यहाँ हमें थॉमस और एलेक्स के बीच हल्की सी दूरी नजर आती है। दोस्तों, मैरी माहौल को हल्का करने की कोशिश करती है और थॉमस को घर दिखाती है। घर बहुत साधारण, बेहद साफ और प्यारा सा था। मैरी ने पहले से ही थॉमस के लिए एक कमरा तैयार करके रखा था। उसने बड़े ही प्यार से थॉमस के लिए एक कपड़े को भी सिलकर रखा था। मैरी रोज अनाथालय जाती थी और वो थॉमस के लंबे समय से इंतजार कर रही थी। थॉमस को मैरी का यूं प्यार से बात करना और उसके लिए कपड़े सीलना बहुत अच्छा लगता है। उसे मैरी बहुत पसंद आती है। फिर थॉमस धीरे धीरे उस कमरे में जाता है, चीज़ों को देखता है। वो मैरी का दिया हुआ कपड़े को भी पहन लेता है और पहली बार उसे लगता है कि शायद ये जगह उसकी हो सकती है। तभी एलेक्स अंदर आता है। थॉमस डर कर बेड पर बैठ जाता है। एक्चुअली थॉमस को महसूस हो जाता है कि जब वो उससे पहली बार मिला था तो एलेक्स उतना खुश नहीं नजर आ रहा था। एलेक्स उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन थॉमस घबराहट में जवाब नहीं दे पाता। दोस्तों, धीरे धीरे थॉमस अपनी नई जिंदगी में कदम रखना शुरू करता है, लेकिन उसके अंदर का डर अभी भी पूरा खत्म नहीं हुआ है, खासकर जब बात एलेक की आती है। अगले ही दिन मैरी उसे अपने साथ बाहर ले जाती है। वह उसे अपनी छोटी सी फार्म में ले जाती है जहाँ मुर्गियाँ, अंडे, छोटे छोटे चूजे सब कुछ होते हैं। वह उसे सिखाती है कि कैसे मुर्गियों को खाना खिलाया जाता है, अंडों का ध्यान रखा जाता है और कैसे उनसे चूजे निकलती है। मैरी उसे खूब हंसाती है। थॉमस भी मैरी की बातों पर हंसता है। मैरी का प्यार और धैर्य
उसे धीरे धीरे उसके क्लोज ला लेता है। वह 2 अंडे उठाकर खुशी खुशी घूमता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स सामने आता है वो घबरा जाता है और अंडे उसके हाथ से गिरकर टूट जाते हैं। थॉमस डर जाता है कि अब उसे डांट पड़ेगी, लेकिन मैरी तुरंत आगे आती है और बहुत ही प्यार से उसे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, ऐसा हो जाता है, डरने की ज़रूरत नहीं। वो एलेक्स की तरफ देखकर भी इशारा करती है कि वह बच्चे को डराए नहीं। उस पल मैरी सिर्फ एक माँ नहीं बल्कि थॉमस की ढाल बन जाती है। धीरे धीरे दिन गुजरते हैं। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो जाती है। थॉमस बारिश में खड़ा होकर भीगने लगता है। शायद दोस्तों उसे पहली बार ऐसा खुलापन महसूस हो रहा है। तभी मैरी उसे देखती है और गुस्से में चिल्लाती है, बारिश में ऐसे कौन खड़े होता है? थॉमस डर जाता है। तभी मैरी मुस्कुराते हुए खुद भी बारिश में कूद पड़ती है और कहती है, बारिश में ऐसे खड़े नहीं रहते, ऐसे मेरी तरह कूदो। फिर दोनों कूदने लगते हैं। थॉमस सोचता है, अरे ये तो मेरे साथ बारिश में खेल रही है। फिर धीरे धीरे उसके साथ खेलने लगता है। दोनों बारिश में खूब हंसते हैं और कीचड़ में कूदते हैं। लेकिन दूसरी तरफ एलेक्स ये सब देख रहा होता है। वो मुंह बना लेता है क्योंकि थॉमस के आने के बाद मैरी का पूरा ध्यान उसी पर रहने लगा है। वो पहले जितना समय एलेक्स को देती थी अब वो नहीं दे पाती। मैरी हमेशा थॉमस का ख्याल रखने में बिजी रहती है। उसे समझाती है कि तुम अच्छे से खाओ, अपनी सेहत बनाओ। उसे रात को प्यार से बेड पर भी सुलाती है। थॉमस को भी यह सब बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ऐसी जिंदगी उसने कभी देखी नहीं थी। उसे अनाथालय में अपना ख्याल उसे खुद रखना होता था। जब थॉमस सो जाता है तब एलेक्स अपने दिल की बात मैरी से कहता है, तुम हमेशा कहती थी कि थॉमस बहुत खास है, बहुत समझदार है, लेकिन मुझे तो वो बहुत कमजोर और डरा हुआ लगता है। मैरी शांत रहती है और बहुत प्यार से समझाती है, थॉमस के लिए ये सब अभी नया है, उसे समय दो। उसने बहुत कुछ सहा है लेकिन वो अच्छा बच्चा है, एक दिन तुम भी उसे समझ जाओगे। थॉमस ये सारी बातें सुन लेता है और उससे थोड़ा बुरा लगता है। अगली सुबह एक खूबसूरत दृश्य होता है। थॉमस पहली बार एक इंद्रधनुष को देखता है। उसकी आंखों में चमक आ जाती है। वह खुशी खुशी मैरी को बताने दौड़ता है, लेकिन जैसे ही एलेक्स सामने आता है वह फिर से हकलाने लगता है। एलेक्स कहता है, क्या यह हकलाता भी है? मैरी समझ जाती है कि वह क्या कहना चाहता है। वो थॉमस को बाहर भेजती है। एलेक्स कहता है, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि वो हकलाता भी है? मैरी जवाब देती है, हाँ वो हकलाता है, ये सब जानती थी मैं जब मैं उसे अडॉप्ट कर रही थी, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं। मैंने उसे वैसे ही अपनाया है जैसे वो है। यह सुनकर एलेक्स चुप हो जाता है। फिर हम अगले पल देखते हैं थॉमस मुर्गियों को खाना दे रहा होता है। तभी एलेक्स आ जाता है और थॉमस एलेक्स को देखकर डर कर दरवाजा बंद कर लेता है। एलेक्स भी यह देख लेता है और सोचता है, अरे यार ये मुझे देखकर बार बार डर क्यों जाता है। फिर एलेक्स मछलियाँ पकड़ने के लिए जाने लगता है। तभी मैरी आ जाती है और उसे कहती है, तुम क्यों ना थॉमस को भी अपने साथ ले जाओ। एलेक्स कहता है, जब देखो तो वो मुझसे डरता ही रहता है, जिस दिन वो खुद मेरे पास आएगा मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। फिर मैरी खुद थॉमस को समुद्र के किनारे ले जाती है। वहाँ वह एक अजीब सी आवाज निकालती है और कुछ ही पलों में पानी से कई सील्स बाहर आने लगते हैं। थॉमस हैरान रह जाता है। मैरी उससे बताती है कि अगर तुम सील से कुछ भी कहो तो ये तुम्हारे संदेश स्वर्ग तक पहुंचा देंगे। थॉमस धीरे से कहता है कि वह अपनी दादी से कुछ कहना चाहता है। फिर वह भी आवाज निकालता है। फिर बहुत सारे सील बाहर आ जाते हैं। थॉमस आंख बंद करता है और अपनी विश मांगता है। वो मैरी को अपनी विश बताता है। कहता है, मैंने उन्हें बताया कि मुझे ये जगह बहुत पसंद आ गई है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं। मैरी उसे गले लगा लेती है। कुछ दिनों बाद घर में मेहमान आते हैं, मैरी के रिश्तेदार और उनके बच्चे। थॉमस शुरू में उनसे दूर रहता है। उसे डर लगता है कि कहीं वे भी उसे चिढ़ाएंगे जैसे अनाथालय के बच्चे करते थे। वह जाकर सूखे घास में छुप जाता है। मैरी उसे ढूंढ लेती है। वह उसे जबरदस्ती नहीं बुलाती, बस कहती है, जब मन करे तब आ जाना। थोड़ी देर बाद थॉमस खुद बाहर आ जाता है। बच्चे उसे देखते हैं और इस बार कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि वे उसे अपने साथ खेलने के लिए बुलाते हैं। यहीं से उसकी मुलाकात होती है नैन्सी और सीमस से। नैन्सी बहुत प्यारी और समझदार है, जबकि सीमस थोड़ा शरारती है।
वह तीनों एक गुफा में जाते हैं जहां एक कीड़े को देखकर थॉमस डर जाता है। सीमस थॉमस का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन नैन्सी उसका साथ देती है। धीरे धीरे थॉमस उनके साथ घुलने मिलने लगता है। यहीं से एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। कुछ समय बाद स्कूल खुलता है। थॉमस भी स्कूल जाता है। मैरी उसे दूर से देखकर बाय कह रही होती है। वह बहुत खुश होती है थॉमस के लिए। स्कूल में टीचर उसे अपना परिचय देने के लिए कहते हैं। तभी थॉमस घबरा जाता है और फिर से हकलाने लगता है। उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये बच्चे भी उसको परेशान ना करने लगे। लेकिन नैन्सी फिर उसकी मदद करती है। वह उसे आसान सवाल पूछती है कि तुम्हें ये आइलैंड पसंद है या शहर। थॉमस धीरे धीरे जवाब देता है, मुझे ये आइलैंड पसंद है क्योंकि यहाँ सील है, मुर्गियाँ हैं और ऊंचे पत्थर हैं। उसकी बात सुनकर बाकी बच्चे हंसते नहीं बल्कि खुश होते हैं। तभी टीचर पूछती है, कौन है यहाँ जो थॉमस को अपने साथ बैठाना चाहता है। फिर सारे बच्चे अपना हाथ उठा देते हैं। पहली बार थॉमस को लगता है कि वह यहाँ बिलोंग करता है। दोस्तों, अब थॉमस की जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगी थी। जहाँ पहले वो हर चीज से डरता था, अब वही बच्चा इस नए आइलैंड को अपना घर मानने लगा था। स्कूल में उसे दोस्त मिल चुके थे। अब वो पहले जैसा अकेला नहीं था। घर लौटकर वो अपनी सारी छोटी छोटी खुशियाँ मैरी के साथ बांटता था। मैरी भी उसकी हर बात पर ध्यान देती थी और उसे मुस्कुरा कर सुनती थी। लेकिन इसी बीच एक दिन घर पर एक सरकारी अफसर आता है। उसका काम था ये देखना कि अनाथ बच्चों की ठीक से देखभाल हो रही है या नहीं। वो मैरी से कुछ कागजों पर साइन करवाती है, लेकिन उन कागजों पर एलेक्स के साइन नहीं होते हैं। वो ऑफिसर मैरी को वार्न करती है कि अगली बार जब वो आए तो वो एलेक्स की इसमें सिग्नेचर लेकर रखे। थॉमस ये बात सुन लेता है। वह उदास होकर समुद्र किनारे चला जाता है। सील को बुलाता है। मैरी उसे ढूंढते हुए वहां आ जाती है और उसे पास बैठकर उससे प्यार से समझाती है, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे, एलेक्स साइन कर देगा। थॉमस धीरे से पूछता है, क्या मैं आपको मम्मी कह सकता हूँ? यह सुनकर मैरी की आंखें भर आती है। वह उसे गले लगा लेती है जैसे वो पल उसे जीवन का सबसे खूबसूरत सपना हो। मैरी हमेशा माँ सुनना चाहती थी थॉमस के मुंह से। दोस्तों, ऐसे ही समय बीतता है और अब थॉमस सच में बदल चुका है। वह अब पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। गुफा में जहाँ पहले वह कीड़े और चमगादड़ों से डरता था, अब वही नैन्सी और सीमस को वहाँ खुद लेकर जाता है। अब वो कुत्तों के साथ खेलता है, खुलकर हंसता है और अपने डर पर जीत हासिल कर चुका है। मैरी ये सब देखकर बहुत खुश होती है। वो एलेक्स से कहती है, देखो थॉमस कितना बदल गया है, अब वो तुम्हें पापा भी कह सकता है, तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? वो कहता है, मैंने कोशिश की थी लेकिन वो मुझसे डरता है और सच कहूँ तो मैं उसके लिए वैसे महसूस नहीं कर रहा जैसे तुम उसके लिए करती हो। मैरी उसकी बात समझती है और शांत होकर कहती है, अगर हमारा अपना बेटा होता तो क्या तुम उसे भी ऐसे ही देखते? हो सकता है ये बच्चा हमारे लिए भगवान का तोहफा हो। एलेक्स कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी सोच में हल्की सी बदलाव आ जाती है। अगले दिन तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं। मैरी कहती है, मुझे कल शहर जाना है। थॉमस, क्या तुम एलेक्स के साथ मछलियाँ पकड़ने जाओगे? इस बार थॉमस बिना डरे हाँ कह देता है। अगले दिन एलेक्स और थॉमस साथ में समुद्र की तरफ जाते हैं। ये पहली बार था जब दोनों अकेले समय बिता रहे थे। शुरुआत में थोड़ी खामोशी रहती है, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का होने लग जाता है। तभी उन्हें किनारे पर एक छोटा सा बेबी सील दिखता है। वह अकेला होता है, कमजोर और भूखा। थॉमस उसे देखकर इमोशनल हो जाता है। वो कहता है, हमें इसे खाना देना चाहिए, ये भूखा है। एलेक्स समझाता है कि सील अपने बच्चों को छोड़कर मछलियाँ पकड़ने जाती है और कभी कभी वापस नहीं आती, लेकिन रोज रोज उसे खाना देना सही नहीं है। लेकिन थॉमस मानता नहीं। आखिरकार एलेक्स उसकी बात मान लेता है और उसे मछलियाँ खिलाता है। वह छोटा सा सील बहुत भूखा था और जल्दी जल्दी मछलियाँ खा जाता है। उस पल में एलेक्स पहली बार थॉमस के लिए कुछ अच्छा महसूस करता है। जाते समय थॉमस सील से कहता है, चिंता मत करो, मैं कल फिर आऊंगा। यहीं से इन दोनों के बीच जो एक दीवार थी वो टूट जाती है और मैरी भी थॉमस को बढ़िया बढ़िया डिशेस बनाकर खिलाती है। अगले दिनों में थॉमस रोज उस सील को खाना खिलाने जाता है। वह उससे बातें करता है। वह उसका नाम रखता है स्मर्च। ऐसे ही समय बीतता जाता है और एक दिन थॉमस का जन्मदिन आता है। एलेक्स उसे एक फिशिंग रॉड गिफ्ट करता है और उसे कहता है, अब तुम खुद मछलियाँ पकड़ सकते हो और उसे अपने दोस्त स्मर्च को खिला सकते हो। मैं तुम्हें नाव में मछलियाँ पकड़ना भी सिखाऊंगा।
थॉमस बहुत खुश हो जाता है। लेकिन दोस्त, इसी खुशी के बीच हमें पता चलता है कि मैरी की तबीयत ठीक नहीं है। वह अक्सर थकी हुई महसूस करती है। एलेक्स उसकी बात पर बहुत चिंता करता है। दोस्तों, हमें यही पता चलता है कि मैरी को एक बहुत बड़ी बीमारी हो चुकी है। उसे इलाज के लिए शहर जाना पड़ेगा, लेकिन वह ये बात थॉमस से छुपा रहे होते हैं। अगले दिन एलेक्स थॉमस को मछली पकड़ने के लिए ले जाता है, लेकिन तभी कुछ लोग मदद के लिए बुलाते हैं। उनकी नाव फंस गई थी। एलेक्स थॉमस से कहता है, तुम यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। थॉमस इंतजार करता रहता है, 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन एलेक्स वापस नहीं आता। वो थोड़ा उदास हो जाता है। तभी मैरी वहाँ पहुँचती है। वो मुस्कुराते हुए कहती है, चलो मैं तुम्हें मछलियाँ पकड़ना सिखाती हूँ। दोनों नाव में बैठते हैं और समुद्र में निकल जाते हैं। वही शांत लहरों के बीच थॉमस एक सवाल पूछता है, आपने मुझे ही क्यों चुना? मैरी उसे प्यार से देखती है और कहती है, क्योंकि हर बार जब मैं तुम्हें देखती थी मेरे दिल कहता था कि तुम ही मेरे बेटे हो। मैरी उसे दादी के बारे में पूछती है, क्या तुम्हें तुम्हारी दादी का चेहरा याद है? थॉमस कहता है, नहीं। तब मैरी थॉमस को 1 मिनट आंखें बंद करने को कहती है और फिर खोलने को भी। थॉमस आंखें खोलता है और सामने एक खूबसूरत इंद्रधनुष होता है। मैरी मुस्कुराकर कहती है, इंद्रधनुष के अंदर कभी गए हो? बहुत ही खूबसूरत होता है। एक दिन मैं तुम्हें इसके अंदर ले जाऊंगी। शाम को एलेक्स शराब पीकर डिनर करने आता है। मैरी इससे काफी नाखुश नजर आती है। वो थॉमस को मुर्गियों को खाना खिलाने के लिए भेज देती है। फिर उसे शिकायत करती है कि तुम आज फिशिंग करने वापस क्यों नहीं आए? वह बेचारा बच्चा तुम्हारा इंतजार करता रह गया। क्या शराब पीना इतना जरूरी था? एलेक्स जवाब देता है, मेरे दोस्तों ने मुझे जबरदस्ती पिला दिया, इसलिए मेरे से गलती हो गई। दोस्तों, जहां एक तरफ थॉमस की जिंदगी में खुशियां धीरे धीरे आ रही थी, वहीं दूसरी तरफ एक ऐसा तूफान आने वाला था जो सब कुछ बदल देने वाला था। उस दिन के बाद जब मैरी ने उसे मछली पकड़ना सिखाया था, उसकी तबीयत और ज्यादा बिगड़ने लगी थी। एक शाम को जब थॉमस घर लौटता है, थोड़ी देर बाद घर में एक डॉक्टर आता है। एलेक्स भी वहाँ होता है। वो थॉमस से कहता है, मम्मी तुम्हें बुला रही है। थॉमस धीरे धीरे कमरे में जाता है और जब वो देखता है, उससे उसका दिल घबरा जाता है। मैरी बिस्तर पर लेटी होती है, बहुत कमजोर। थॉमस घबराकर पूछता है, मम्मी आपको क्या हुआ? मैरी हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहती है, कुछ नहीं बेटा, बस थोड़ा आराम चाहिए। मुझे कुछ दिनों के लिए अस्पताल जाना पड़ेगा। थॉमस तुरंत डर जाता है। आप अस्पताल क्यों जा रही हो? मैरी उसे समझाती है, इलाज के लिए, लेकिन चिंता मत करो, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। वह उसे भरोसा दिलाने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन उसकी आवाज में छुपी कमजोरी सब कुछ बता रही होती है। फिर वो थॉमस से कहती है, बेटा वो डब्बा लाओ। थॉमस एक छोटा सा बॉक्स लाता है, उसमें रंग बिरंगी रुमाल होती है। मैरी उनमें से एक लाल रुमाल निकालती है, उसमें अपनी सांसें भर देती है और फिर थॉमस को देती है। फिर कहती है, जब भी तुम ये रुमाल देखोगे तुम्हें मेरी याद आएगी, जैसे तुम्हें अपनी दादी की याद आती। नैन्सी की माँ थॉमस के पास आती है और कहती है, जब तक तुम्हारी मम्मी वापस नहीं आती तुम हमारे घर रह सकते हो। थॉमस मना करना चाहता है, वह अपनी माँ को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, लेकिन मजबूरी में उसे उनके साथ जाना पड़ता है। नैन्सी और उसका परिवार उससे बहुत प्यार से रखता है, लेकिन थॉमस उसे अपनी माँ की याद आती है। जब भी वो नैन्सी को उसकी माँ के साथ देखता था, तब उसे उसकी माँ की भी याद आती थी। नैन्सी के पिता आते हैं। थॉमस उनसे पूछता है, मम्मी कैसी है? वह उससे यही कहते हैं, वे जल्दी ठीक हो जाएंगे। एक्चुअली में मैरी काफ़ी बीमार है, उसे बहुत सारी बीमारी हो गई है, लेकिन ये बात वो थॉमस से छुपाते हैं। थॉमस को अंदर से महसूस होने लगता है कि कुछ तो ठीक नहीं है। उस रात वह चुपचाप उन ऊंची चट्टानों के पास जाता है जिन्हें लोग पत्थर बने राजा मानते हैं। वह आसमान की तरफ देखकर कहता है, प्लीज़ मेरी माँ को ठीक कर दो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। दोस्तों, उसकी आंखों में आंसू होते हैं और दिल में एक मासूम उम्मीद। अगले दिन वह अपने दोस्त स्मर्ज छोटे सील के पास जाता है। वह उसे खाना खिलाता है और धीरे से कहता है, तुम भी अपनी माँ से दूर हो और मैं भी, हम दोनों एक जैसे हैं। वह अपने दर्द को उसी सील के साथ बांटता है। कुछ दिन बाद एक बुजुर्ग औरत आती है जो कपड़े बेचती है। थॉमस उसमें से एक सुंदर सा कपड़ा पसंद करता है जिसे वह अपनी माँ को एक तोहफा देना चाहता है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते हैं। वो अंदर जाता है और अपनी सबसे कीमती चीज निकालता है, एक टूटा
टूटा हुआ कंघी जो उसकी दादी की यादगार थी, वह उसे देखकर कपड़ा ले लेता है। इवन वो बुजुर्ग औरत भी वो ले लेती है और कुछ भी नहीं कहती। फिर वो नैन्सी के पिता के साथ अस्पताल जाता है। वहाँ मैरी को देखता है जो काफी कमजोर लग रही होती है और ठीक से बोल भी नहीं पा रही होती है। थॉमस उसके पास बैठकर रोते हुए कहता है, मम्मी मुझे छोड़ के मत जाओ। वह उसे पकड़कर बैठा रहता है। डॉक्टर और बाकी लोग उसे बाहर ले जाते हैं। फिर एक पुजारी आता है और थॉमस के बगल में बैठकर प्रार्थना शुरू कर देता है। थॉमस ये सब समझ जाता है। उसे एहसास हो जाता है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है। दोस्तों, ये प्रार्थना तब किया जाता है जब किसी की मौत हो जाती है। वह रोते हुए कमरे की तरफ भागता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। मैरी अब इस दुनिया में नहीं रही। थॉमस बहुत रोता है। जिस बच्चे ने पहली बार माँ का प्यार महसूस किया था, उसी से वह प्यार इतनी जल्दी छिन गया। अगले दिन मैरी का अंतिम संस्कार होता है, लेकिन थॉमस वहां नहीं जाता क्योंकि वह अपनी माँ को उस हालत में देख नहीं पाता है। बेचारा वह समुद्र किनारे बैठकर रोता रहता है। दोस्तों, मैरी के जाने के बाद सब कुछ बदल चुका था। दूसरी तरफ एलेक भी बिखर चुका था। वह हर दिन शराब पीने लगा था और देर से घर आता। दोनों एक ही घर में रहते थे, लेकिन दोनों के बीच काफी दूरी हो गई थी। कुछ दिन ऐसे ही बीतते हैं। थॉमस हर दिन अपने सील दोस्त स्मर्श के पास जाता है, उसे खाना खिलाता है और उसे बात करता है। वो कहता है, अगर तुम सच में मेरी माँ तक बात पहुंचा सकते हो तो उनसे कहना कि मैं उन्हें बहुत याद करता हूँ, लेकिन चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हें तुम्हारी मम्मी के पास जरूर भेजूंगा। वह एक आवाज निकालता है। बहुत से सील्स बाहर आ जाते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उसकी माँ नहीं होती है। उधर एक और चिंता थॉमस के दिल में घर कर चुकी थी। सरकारी अफसर फिर आने वाला था और अगर इस बार एलेक्स ने इन कागजों पर साइन नहीं किया तो उसे वापस अनाथालय भेज दिया जाएगा। यह सोचकर थॉमस और भी दुखी हो जाता है और कहता है, ये आइलैंड उसका है, यहाँ मेरा घर है, मैं इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। वो फैसला करता है कि मैं मैरी की तरह सब कुछ संभालूंगा। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठता है, घर में सारे काम करता है, खाना बनाता है, मुर्गियों को खिलाता है, सब कुछ करता है। नैन्सी और सीमस भी उसकी कुकिंग करने में मदद करते हैं। शाम को थॉमस एक खास डिनर तैयार करता है, वही खाना जो एलेक्स को पसंद था। एलेक्स जब घर आता है तो वह नशे में होता है। थॉमस मुस्कुरा कर कहता है, मैंने ये खाना मम्मी की तरह बनाया है, आपको पसंद आएगा। लेकिन जैसे ही एलेक्स खाना देखता है उसे मैरी की याद आ जाती है। उसकी आंखें भर आती है और वो बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। थॉमस फिर से अकेला रह जाता है। अगले दिन भी थॉमस पूरे घर का काम करता है। एलेक्स ये सब देख लेता है। वह उसे रोकता है और कहता है, ये तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें स्कूल जाना चाहिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। थॉमस चुपचाप स्कूल चला जाता है, लेकिन उसका मन स्कूल में भी नहीं लगता। घर लौटकर वो देखता है कि मैरी की सारी चीजें गायब है। वो घबरा जाता है और वो एलेक्स से पूछता है। एलेक्स कहता है, अब वो यहाँ नहीं है तो उसकी चीजों का क्या करना है, इसलिए मैंने सब हटा दिया। यह सुनकर थॉमस को गुस्सा आ जाता है। वह अपने कमरे में चला जाता है, दरवाजा बंद कर लेता है और रोने लगता है। रात को अचानक उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि बाहर कुछ जल रहा है। वह दौड़कर बाहर जाता है और देखता है एलेक मैरी की सारी चीजें जला रहा था। थॉमस चिल्लाते हुए कहता है, आप ये क्या कर रहे हो, ये मेरी माँ की चीजें हैं, इन्हें मत जलाओ। वो आग से एक दुपट्टा निकालने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स उसे धक्का दे देता है। उस पल थॉमस के अंदर दबा हुआ सारा दर्द बाहर आ जाता है। वो रोते हुए चिल्लाता है, मेरी माँ तुम्हारी वजह से मरी है। उस दिन अगर तुम लौट कर आते तो वो मुझे मछली पकड़ना नहीं ले जाती और वो बीमार भी नहीं पड़ती। यह सुनकर एलेक्स शॉक रह जाता है। उसे एहसास होता है कि शायद सच में कहीं ना कहीं उसकी ही गलती हो सकती है। थॉमस वहां से भागकर नैन्सी के घर चला जाता है। नैन्सी की माँ उसे बैठाकर समझाती है, बेटा तुमने अपनी माँ को कुछ ही महीनों के लिए जाना, लेकिन एलेक्स ने मैरी के साथ अपनी आधी जिंदगी बिताई है। अगर तुम्हें इतना दर्द हो रहा है तो सोचो उसे कितना हो रहा होगा। फिर थॉमस को समझ आता है कि एलेक्स भी अंदर से टूटा हुआ है। अगले दिन थॉमस घर लौटता है। वो एलेक्स से माफी मांगना चाहता है, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पाता।
इसी बीच सरकारी अफसर फिर आती है। वो थॉमस से कागज पर साइन करवा के रखने की बात करती है। थॉमस घर आता है और देखता है कि फॉर्म में अभी तक एलेक्स की सिग्नेचर नहीं है, जिससे थॉमस को यकीन हो जाता है कि एलेक्स साइन नहीं करेगा। वो फैसला करता है कि वह खुद ही वापस चला जाएगा। फिर वह रोज की तरह सील को मछलियाँ खिलाना ले जाता है। थॉमस सील से बातें करता है और कहता है, मेरी माँ ने बताया था कि सील मरे हुए लोगों से बात कर सकते हैं, तो क्या तुम मेरे माँ से कह सकते हो कि मैं उन्हें बहुत याद कर रहा हूँ। सील आसमान की तरफ देखकर कुछ बोलने लगता है जैसे कोई इंसान हो। अचानक एक इंद्रधनुष दिखाई देता है और थॉमस उसके अंदर होता है। वह सोचता है कि यह मैरी है, क्योंकि उसने कहा था कि एक दिन वो थॉमस को इंद्रधनुष के अंदर ले जाएगी। थॉमस बहुत खुश हो जाता है। दोस्त, अगले सीन में हम फिर देखते हैं कि एलेक्स शराब पी रहा होता है। थॉमस उसे मैरी का रुमाल देता है और कहता है, इसमें मेरी माँ की सांसें हैं, उनकी खुशी है। फिर वो वहाँ से कमरे में चला जाता है और वही एलेक्स मैरी के रुमाल को पकड़कर सो जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो मैरी की सांसें, उसकी हंसी सुन सकता है। अगली सुबह जाने से पहले थॉमस अपने दोस्त स्मर्ज को उसकी माँ तक वापस पहुंचाना चाहता है। वो चुपचाप अपना सामान पैक करता है और बिना किसी को बताए निकल जाता है। वो एक छोटे नाव लेकर समुद्र की तरफ बढ़ जाता है। दूसरी तरफ एलेक्स जब उठता है तो उसे थॉमस नहीं मिलता। वो घबरा जाता है और उसे ढूंढने निकल पड़ता है। जब वो समुद्र किनारे पहुंचता है तो वो देखता है कि थॉमस नाव को लेकर दूर जा रहा है। वो चिल्लाता है, वापस आओ, ये खतरनाक है। लेकिन थॉमस नहीं रुकता। तभी अचानक बड़ी बड़ी लहरें उठने लगती है, नाव डगमगाने लगती है और फिर पलट जाती है। थॉमस पानी में गिर जाता है। एलेक्स ये देखकर डर जाता है और तुरंत दूसरी नाव लेकर उसकी तरफ बढ़ता है। उधर थॉमस डूबने लगता है, लेकिन तभी एक चमत्कार होता है। समुद्र के सारे सील उसकी आवाज सुनकर आ जाते हैं और स्मर्ज मिलकर थॉमस को ऊपर ले आते हैं और धीरे धीरे किनारे की तरफ ले जाते हैं। कुछ देर बाद एलेक्स वहां पहुंचता है। वो थॉमस को जमीन पर पड़ा हुआ देखता है और घबरा जाता है। वह रोने लगता है, लेकिन तभी थॉमस अपनी आंखें खोलता है। एलेक्स उसे गले लगा लेता है। उस पल में दोनों के बीच की सारी दूरियां खत्म हो जाती है। थॉमस कहता है, मम्मी ने उन्हें भेजा होगा मुझे बचाने के लिए। एलेक्स धीरे से कहता है, हाँ, वो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। वे घर वापस आते हैं। इस बार एलेक्स खुद थॉमस के लिए खाना बनाता है। थॉमस धीरे से कहता है, कल मुझे अनाथालय छोड़ देना। एलेक्स पूछता है, क्या तुम सच में जाना चाहते हो? थॉमस कहता है, नहीं, लेकिन आपने साइन नहीं किया। एलेक्स मुस्कुराता है और कागज निकाल कर उसी वक्त साइन कर देता है। थॉमस खुशी से उसे गले लगा लेता है। अब वो कहीं नहीं जा रहा। अब ये घर सच में उसका घर बन चुका है। थोड़ी देर बाद नैन्सी और सीमस आते हैं और उसे खेलने के लिए बुलाते हैं। थॉमस कहता है, मैं आता हूँ, बस अपने पापा से पूछ लूं। यह पहली बार था जब उसने एलेक्स को पापा कहा था। एलेक्स ये सुनकर अंदर से इमोशनल हो जाता है, लेकिन बाहर से वह हल्की सी मुस्कुराहट देता है। आखिर में सब साथ में मछलियां पकड़ने जाते हैं और थॉमस अपने दोस्त स्मर्श को भी उसकी माँ से मिला देता है। जाते जाते वो कहता है, मेरी माँ को बता देना कि मैं ठीक हूँ और मेरे पास पापा है। हवा में उड़ता हुआ वो रुमाल जैसे मैरी की मौजूदगी का एहसास दिलाता है और इसी खूबसूरत पल के साथ कहानी खत्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और लाइक शेयर ज़रूर करें। अगले वीडियो में मिलते हैं। देखने के लिए